नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। दिस इज सेक्शन नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। और सेक्शन 8 के लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 8 की क्लॉज 5 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, यदि जो अपराध है वो फाइन से दंडनीय हो या फिर कम सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो, कम्युनिटी सर्विस से, देन इम्प्रिजनमेंट कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, राइट। एंड फिर बात आई थी कि वो कितनी, उसका टेन्योर कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो 2 मंथ्स थी, 4 मंथ्स थी एंड देन 1 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन the amount of the fine, 5,000, 10,000 और in any other case। इसको मैंने आपसे कहा था कि आप टेबल बना लीजिएगा, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 1 ईयर। कब कब कब? 5K, 10K प्लस एंड 10K एंड 10K प्लस, इस तरीके से। अब आ जाइए यहाँ पर क्लॉज 6, right? Now let's start with the subclause 6 of section 8. This is section 8 subclause 6। अब इसमें कौन से सिचुएशन डील कर रहे हैं? सपोज कीजिए someone was punished with the fine, किसी को फाइन पेमेंट करना था बट ही डिड नॉट पे द फाइन, उसने पेमेंट फाइन की नहीं की है। देयरफॉर जैसे हमने पढ़ा कि he will have to undergo excess imprisonment in default of fine, उसको फिर फाइन नहीं पेमेंट करने की वजह से उसको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। नाउ समटाइम्स इट मे हैपन कि जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया, फाइन आपने नहीं पे किया है, तो आपको 1 ईयर के लिए एडिशनल इम्प्रिजनमेंट झेलना होगा। इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट हो गया, अब महीने 2 महीने के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद में ही फिर वो व्यक्ति पेमेंट ऑफ फाइन कर देता है। देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? क्या उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो कंटिन्यू करेगा या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा या उसे पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं समझे बात? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान लीजिए उसको 10K का पेमेंट करना था, उसको 10,000 रुपीज का फाइन इम्पोज किया गया था। अब नाउ 10,000 फाइन नहीं पेमेंट करने के चक्कर में उसको 4 मंथ्स सपोज कीजिए 4 मंथ्स के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन अवार्ड हो गया। अब वो भाई साहब पहुंच गए बड़े घर में, ठीक, ये रहा आपका बड़ा घर। अब यहां पहुंचने के बाद में 1 मंथ ही हुआ था। Now he is ready with the payment, he is ready कि now I can deposit it. Then what will happen? Will he have to continue with the 4 months और या उसको फिर पहले के पहले ही टर्मिनेट करके बाहर निकाल दिया जाएगा? तो देखिए ये जो इन डिफॉल्ट, ये जो इम्प्रिजनमेंट है दैट वाज बेसिकली इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, वो फाइन के डिफॉल्ट की वजह से था। बिकॉज यू डिड नॉट पे फाइन, देयरफॉर यू वर आस्क्ड टू अंडरगो द इम्प्रिजनमेंट। आपको जेल क्यों जाना पड़ रहा है इस मामले में? क्योंकि आपने फाइन पेमेंट नहीं की है आपने। अब फाइन पेमेंट नहीं की है तो फिर आपको अगर आप फाइन पेमेंट कर देते हैं तो कोई रेशनल नहीं है कि आपको फिर उस इम्प्रिजनमेंट को कंटिन्यू किया जाए। तो इतनी सी बात देखनी है हम लोगों ने कि क्या उसका जो टर्मिनेशन है पेमेंट का वो कब होगा और कब नहीं होगा और कितने ड्यूरेशन में हो जाएगा। कुछ रूल्स हैं हल्के फुल्के, वो आपको समझते हैं इसमें, राइट। तो प्रीलिम्स में आता है, मेंस में कहीं पूछेगा नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। सेक्शन 8 क्लॉज 6 सब क्लॉज 6 पढ़िए, देखिए क्या है। द इम्प्रिजनमेंट विच इम्प्रिजनमेंट which is imposed in default of the payment of fine। पेमेंट ऑफ फाइन के लिए जो इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया है
दैट शैल टर्मिनेट, वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा whenever that fine is either paid or levied by the process of law। या जैसे ही वो फाइन पेमेंट हुआ, वो आपका इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, एंड यहीं से क्वेश्चन आएगा। बस जैसे ही आपने पेमेंट ऑफ फाइन कर दिया, योर इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट। लेवीड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ये है। पेड का मतलब, इधर पेड का मतलब है कि आपने पेमेंट कर दी। लेवीड का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया चला करके आपसे उतना फाइन वसूल कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ। तो या दैट इज कि एनीवेज वॉलंटरली और बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ फाइन पेमेंट हो गई है। तो फाइन पेमेंट हो गया, देन इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट। प्लीज लेट मी नो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? फास्ट जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी करिए। दूसरा कब हो सकता है? ये रहा देखिए 6B में, दिस इज सेक्शन 6B। इफ यहां पर भी क्या होगा, द इम्प्रिजनमेंट, लास्ट की वर्ड पढ़िए पहले, इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट। समटाइम्स इट मे हैपन कि जो कंप्लीट अमाउंट ऑफ फाइन था वो नहीं दिया गया है। आप यू आर एबल टू, केवल आप 10,000 रुपीज फाइन देना था, बट यू आर इन ए पोजिशन टू पे ओनली दी 5,000 रुपीज। और ऐसा भी हुआ कि आपको 4 मंथ्स के लिए, सपोज कीजिए ये हुआ आपके सामने सीधा स्क्रीन, ये आपके सामने हुआ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ्स। सपोज कीजिए यू हैव अंडरगोन 1 मंथ आपने कर लिया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने 7,500 रुपीज अरेंज कर लिए। तो यहां पर अगर ऐसा है, 2 सिचुएशन हो गई यहां पर। नंबर 1 सिचुएशन क्या है, यू हैव अंडरगोन पार्ट टेन्योर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, आपने कुछ टाइम जेल के अंदर बिता दिया है, एंड यू आर ऑल्सो नॉट पेइंग द फुल पेमेंट, आप फुल पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। देन व्हाट विल बी द केस इन दैट केस? तो इस केस में हम फिर प्रोपोर्शनेट देखते हैं। प्रोपोर्शन कैसे देखेंगे? 10K का फाइन था, 10,000 का फाइन था, आपको 4 मंथ के लिए आपको इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट किया गया था। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 1,000 रुपये, 2,500 रुपये के लिए 1 महीना का मान लीजिए उसको, अगर उसको प्रोपोर्शन में ब्रेक करें अगर हम लोग, तो सपोज कीजिए 1 महीना 1 महीना कंप्लीट होने से पहले अगर वो 7,500 रुपये पेमेंट कर देता है, यानी कि बाकी का पेमेंट जो है, जो बाकी रिमेनिंग मंथ के लिए से पहले ही उसने 7,500 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, तो बट ऑब्वियस है, शुड ही बी केप्ट बिहाइंड द बार? आंसर इज नो। तो इसी को हमने पकड़ना है, यही फॉर्मूला आने वाले सब क्लॉज में बताया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। देखिए रहा, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ओके, कौन सी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कौन सी? फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। इसको आप भूल जाइए, इन सबको छोड़ भी देंगे रीड करने से, आपको इससे काम चल जाएगा। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, सच ए प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन, समझ ये लाइन पढ़ पा रहे हैं आप? प्रपोर्शन ऑफ द फाइन, जैसे मैंने कहा था कि 10K इज फाइन, अगर फाइन है तो उसका कुछ भाग बी पेड, कुछ पार्ट उसका पेमेंट हो गया। कितना कर दिया? दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ द फाइन स्टिल अनपेड। अब यहां पर आप घूम जाएंगे आप, तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड उसमें बताया था आपको कैसे समझाया जाए आपको, हालांकि फॉर्मूला बता चुका आपको मैं। देखिए अंग्रेजी में घुमाकर कह रहे हैं, है ना? आपने वो देखी होगी वेब सीरीज आई थी
पंचायत। देख रहे हो विनोद कैसे अंग्रेजी में घुमा घुमा के टाल रहे हैं। ये वही है एक्चुअली। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं जनाब अली कि मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आपको ये दिखाता हूँ। चलिए 1 सेकेंड। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द टर्म ऑफ imprisonment. This is what, इतना पोर्शन, this is what already suffered, यह अंडरगोन हो गया, यहां तक का हो चुका है। एंड दिस इज व्हाट रिमेनिंग पीरियड। अब ये कह रहे हैं सिर्फ कि जब पेमेंट अगर आप ऐसी स्थिति में करते हैं व्हेन यू हैव अंडरगोन सम टाइम, और फिर आप पेमेंट करते हैं, तो तब ये देखा जाएगा कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, आपने कितने पेमेंट किए हैं 7500 सपोज कीजिए आउट ऑफ 10 के। तो जो फाइन स्टिल अनपेड कितना हो गया, फाइन स्टिल अनपेड कितना हो गया 25। इसको फोकस करना है आपने। फाइन स्टिल अनपेड इसको देखेंगे, और जो टर्म है इम्प्रिजनमेंट सफर्ड, इन दोनों को देखेंगे। तो जेलर साहब ये पूछेंगे आपसे गिन्नी बाबू कि हाँ जी जो आपका क्लाइंट है कितने रुपए दे रहा है, ये जनाब 7500 रुपए दे रहा है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अनपेड कितना रह गया, कितना कम दे रहा है 2500 रुपए दे रहा है, 2500 रुपए कम दे रहा है। ओके, कितने महीने चल रह चुका जनाब, एक महीने से ज्यादा रह चुका। तो अब निकालेंगे कि 2500 रुपए के लिए प्रोपोर्शनेट उसको कितने दिन रहना चाहिए था अंदर, और वो कितना रह चुका। अगर इस फॉर्मूले को अपनाएं तो 2500 रुपए के लिए उसको 1 महीना रहना चाहिए था। तो ये या तो कितना रह चुका है ऑलरेडी या तो 30 डेज रह चुका है, या मान लीजिए 31 रह चुका है। तो अगर ये उस ड्यूरेशन से 30 डेज से कम नहीं है, जो जेल ऑलरेडी उसने काट ली है, अगर उसमें 30 डेज से कम नहीं है, देन द इम्प्रिजनमेंट शैल टर्मिनेट। बस if the imprisonment suffered is not less than proportional to the part of the fine unpaid। सपोज कीजिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। 10K वॉज फाइन, इसके डिफॉल्ट में 4 months was the imprisonment time, imprisonment, right? Now this is the time already suffered। सपोज कीजिए ये 15 डेज है, ओके 15 डेज है, तो 10 यहां पर कितना बचा 3 months एंड 15 डेज अभी और करना था, लेकिन यहाँ पे उसने पेमेंट कर दी 750 रुपये की। तो अब मुझे बताइए कि क्या उसको तुरंत छोड़ दिया जाना चाहिए। 2500 रुपये उसका अनपेड हो गया, कितना अनपेड रह गया 2500 अगर अनपेड है तो उसको कितने महीने कितने दिन और करना चाहिए था 1 मंथ करना चाहिए जो अनपेड रह गया। अब 1 मंथ अगर अनपेड रह गया है, ऐसे केस में ये देखा जाएगा अच्छा भाई इनने 2500 रुपये कम दिए हैं तो इसको 1 महीना रहना पड़ेगा। शौकीन बाबू आप वकील साहब ये बताइए आपका क्लाइंट कितने दिन रह चुका जनाब 15 डेज तो काट ही लिए हैं इसने। हाँ तो देखो 15 डेज, फिर इसको पूरा महीना तो करना ही पड़ेगा। और अगर उसने 30 डेज कंप्लीट कर लिए होते तो हम इसको तुरंत छोड़ देते। तो इट मीन्स लॉ ये कहता है कि हम प्रोपोर्शनल देखेंगे कि कितना पार्ट आप अंडरगोन कर चुके हो, कितना पेमेंट आप कर रहे हो, और जो अनपेड है, जो अनपेड फाइन अमाउंट है उसके लिए आपको कितने दिन रहना चाहिए था और अभी आप कितने दिन रहे हो। अगर आप उससे ज्यादा कर चुके हो तो ऑलरेडी तुरंत छोड़ देंगे आपको,
वरना फिर आपको वो जो टाइम गैप है वो आपको मेकअप करना पड़ेगा। प्लीज लेट मी नो इतनी सी बात समझ में आई आपको या नहीं आई, फास्ट जल्दी बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इलस्ट्रेशन पर आ जाइए। देखिए इलस्ट्रेशन क्या, ए इज सेंटेंस, ए दिस इज इलस्ट्रेशन, ए इज सेंटेंस टू ए फाइन ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपीज का फाइन किया गया है, एंड टू 4 months, 4 months इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। समझ गए आप लोग, 1000 रुपीज का फाइन, अदरवाइज 4 months। हेयर क्या हुआ, हेयर इफ 750 रुपीज, 750 रुपीज ऑफ द फाइन बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 1 month ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। 750 रुपये पेमेंट कर दिया गया है, और कब किया, 1 महीना कंप्लीट होने से पहले। ए विल बी डिस्चार्ज एज सुन एज द फर्स्ट मंथ हैज एक्सपायर्ड। इस लाइन को पारुल मैडम अगर पास होना है ना तो हाईलाइट कर लीजिए अभी के अभी, इससे पहले ये उड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहीं पर, क्वेश्चन पूछा जाएगा एज सुन एज पर, एज सुन एज फर्स्ट मंथ हैज एक्सपायर्ड। समझे आप लोग। देखिए क्या कहा इन्होंने कि 1000 रुपीज का फाइन था, इसके डिफॉल्ट पे 4 months की आपको इम्प्रिजनमेंट हुई, आपने इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट किया, यहां तक आपको करना था, और यहां पर आपने 750 पेमेंट कर दी। तो 750 पेमेंट करके आपको क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फिल्म से यहां समझे कि व्हेन यू विल बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्रॉम जेल, डिस्चार्ज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, उसकी बात करें। डिस्चार्ज फ्रॉम चार्ज नहीं है, आरोप से बरी नहीं हो रहे हैं। यहां तो जेल तो अब तभी गए जब कन्विक्ट हो चुके हैं, तो यहां पर डिस्चार्ज का मतलब है रिहा होना। तो वो कब होंगे, इनका कहना है कि 750 रुपए आपने कर दिए, तो आपका अनपेड अमाउंट कितना रह गया, 250। 250 के प्रपोर्शन आपको कितना रहना चाहिए, 1 month रहना चाहिए। तो जैसे ही एज सून एज फर्स्ट मंथ हैज एक्सपायर्ड, जैसे ही पहला महीना समाप्त होगा, ही शैल बी डिस्चार्ज। तो ये देखना पड़ेगा कि उसको वो जो टाइम है 1 month तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी 1 month हो गया है तो तुरंत छोड़ दिया जाएगा। प्लीज लेट मी नो इतना पार्ट समझ में आपको आया या नहीं आया, क्योंकि इस लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा कि when he will be discharged immediately, when he will have to wait till the expiration of certain period. In this case what happened, he paid only the part payment and he undergone only the part of the imprisonment tenure. In such case he will have to complete the make up that the proportional imprisonment. हिंदी में समझाता हूं, इस वाले केस में क्या हुआ है, एक व्यक्ति को फाइन देने का दंड सुनाया गया, और यह कहा गया कि अगर आप फाइन पेमेंट नहीं करोगे 1000 रुपये का, तो उसके एवज में आपको 4 महीने की कारावास की सजा होगी। उस व्यक्ति ने कुछ दिन जेल में काटे और बाद में 750 रुपये का अरेंजमेंट कर दिया गया। तो ऐसे केस में यह देखा जाएगा कि उसने कितने रुपए पेमेंट किया है, 750 का अरेंजमेंट किया है, तो कितने का रह गया उसका 250 रुपये का। अब 250 रुपये के लिए कितना उसको जेल में जाना चाहिए, अब 1 महीने के जाना चाहिए, 30 डेज हो गया इसमें। अब 1 महीने के जाना चाहिए, तो वो ऑलरेडी कितने दिन रह चुका। जैसे ही उसका 1 month कंप्लीट हो जाएगा, ये आ जाएगा, इस लाइन को पढ़ लीजिए, ही विल बी डिस्चार्ज as soon as the first month has expired। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब सेकंड वर्जन पर आ जाइए इसके, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पर। इफ 750 रुपीज बी पेड, कब, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ द फर्स्ट मंथ और एनी टाइम लेटर। ये जो 750 रुपीज की पेमेंट कब की है, 30 days
एक्सपायर हो चुके, मतलब बीत चुके हैं, एक्सपायर्ड, और मोर देन दैट। सही। हाँ भाई, कितने दिन रहा जेल में अभी तक? जनाब 35 डेज हो गए। ओके, कितना पेमेंट कर रहे हो? जनाब 750। ओके, कितना बचा? जनाब 250। 250 के लिए कितने दिन रहना चाहिए था? 30 डेज। अरे 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 भाई, 5 दिन ज्यादा हो गया इसका, तो तुरंत निकालो इसको, तुरंत। सही है। तो ये रहा आपके सामने ये जवाब। तो यहां क्या है? ही विल बी, अंडरलाइन कर लेना पारुल मैडम, इमीडिएटली डिस्चार्ज। इमीडिएटली डिस्चार्ज, इस केस में उसको जो डिस्चार्ज किया जाएगा इमीडिएटली कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत, ऑलरेडी जितना उसको सर्व करना चाहिए था इम्प्रिजमेंट, उससे ज्यादा कर चुका, या उतना तो कर ही चुका है। तो वाई टू कीप हिम इन जेल? प्लीज लेट मी नो। ये बात समझ आई नहीं आई आपको? जल्दी बोलो। गुड। बस फिर तो कुछ रहा नहीं है इसमें समझाने के लिए। इफ 500 रुपीज ऑफ फाइन, अब ये नई सिचुएशन आ गई, उसी तरह का एग्जाम्पल है। पहले 750 था, अब इन्होंने 500 कर दिया। कितना? 500 पेमेंट कर दी। कब की? बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स। तो अनपेड कितना रह गया? अनपेड कितना रह गया? 500। 500 को के लिए कितना पेमेंट उसको जेल में रहना चाहिए? 2 मंथ्स। लेकिन आपने पेमेंट कब की है? ये लाइन पकड़ लो, देखो रिया, इफ 500 रुपीज ऑफ फाइन पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स, और सो अनपेड कितना था? 500। ठीक, इसके लिए आपको अंडरगो कितना करना पड़ेगा? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का ये पीरियड हो गया मान लीजिए, और आपने पेमेंट कब की है? यहां पर कर दी है बिफोर 2 मंथ्स। इट मीन्स अभी आपको इतना और मेकअप करना पड़ेगा, आपको 2 मंथ्स पूरे करने पड़ेंगे। क्या कहते हैं ये? A will be discharged as soon as 2 months are completed. As soon as 2 months are completed. Please let me know. अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ही उसके 2 महीने पूरे होंगे, he will be discharged. तो इस केस में you will have to see कि जो एक्यूज है उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज करना है, या और इधर ही विल हैव टू सर्व फॉर फ्यू मोर डेज। कब उसको तुरंत डिस्चार्ज करना होगा जेल से, और कब उसको अभी कुछ दिन और जेल में रखना होगा, यहां पर यही देखना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली। अब इसी में उसी तरीके से पढ़ना। अगला एग्जांपल मैं 23 से पढ़ देता हूं। वही है, वहां वो जो वही है, पहले 750 का पेमेंट था, अब 500 की पेमेंट है। उसी पैटर्न पर समझना है इसको। इफ 500 रुपीज बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स और एट एनी टाइम लेटर, ही विल बी डिस्चार्ज इमीडिएटली। बस। तो एक इन्होंने पेमेंट करके दिखा दी 750 के प्रोपोर्शनेट पर, एक इन्होंने पेमेंट दिखा दी 500 में, एक में एक डिस्चार्ज कौन सा बताया? डिस्चार्ज इमीडिएटली वाला सीन है, और एक डिस्चार्ज है एज सून एज टर्म ऑफ जो भी मंथ है 1-2 मंथ इज कंप्लीटेड। तो आई बिलीव अब आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। डिस्चार्ज कैसे होंगे? या तो कौन सा सिचुएशन हो जाएगा? इमीडिएटली डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इमीडिएटली डिस्चार्ज कब करेंगे? कि जितना अनपेड है उतना उसके प्रोपोर्शन में ऑलरेडी वो जेल काट चुका है, या उससे ज्यादा काट चुका है, तो तुरंत निकालोगे फटाफट उसको।
क्योंकि कोई मतलब नहीं फिर अगर इतना इतना प्रोपोर्शन जेल काट चुका है तो वो, या फिर अगर उससे कम काटी है तो फिर इंतजार करोगे और वो टर्म जैसे पूरी हो जाएगी, महीने की बची हो तो महीना पूरे होने पर, 2 महीने की बची 2 महीने पूरे होने पर, तो तब उसको डिस्चार्ज करोगे। तो ये हुआ आपका सेक्शन 8 की सब क्लॉज 6। ये काफ़ी टेक्निकल थी एक सेंस में कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स के मिलेंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई एक व्यक्ति को 50,000 रुपये का फाइन हुआ है और इतने रुपए इतने मंथ का उसको अंडरगो इम्प्रिजनमेंट है, और उसने इतने महीने ऑलरेडी वो सजा काट चुका है, और फिर वो पेमेंट कर देता है, तो उसको अभी कब उसको डिस्चार्ज किया जाएगा? इमीडिएटली किया जाएगा या कुछ दिनों के बाद में किया जाएगा? तो अब मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, राइट? प्लीज अगर यहाँ पे किसी क्वेरी तो मुझसे पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको दोबारा नहीं समझा पाऊंगा। जल्दी बताइए। प्रियांश, प्रीति, बांसुरी, वरद, यार वरद का है, शिवानी वरदान, कम टू दी सेक्शन 8 क्लॉज 7। ये है आपका सेक्शन 70 आईपीसी के इक्विवेलेंट। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड। कौन सा फाइन? कंप्लीट फाइन। द फाइन इट मीन्स कंप्लीट फाइन, और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, अनपेड फाइन may be levied at any time within 6 years। within 6 years को भाई साहब अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, P4 प्लिम्स लगा लीजिए यहाँ पर बस। आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि जो पेमेंट आपने, जो फाइन है, उसको कितने दिनों के अंदर वसूली की जाएगी? द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी विच रिमेन्स अनपेड मे बी लेवीड एट एनी टाइम विद इन 6 years। ठीक, तो आपसे जो वसूला जा सकता है, कितने टाइम में वसूली का टाइम होगा? क्या लिखा है सर? हिज फोन इज नॉट वर्किंग, वी आर डूइंग द क्लास टू। ओके ओके, ठीक है, बस कोई बात नहीं। तो ये 6 years है। 6 years यानी कि ये जो टर्म पढ़ रहे हो आप, देखो इसको हाईलाइट करो पूरा, देखो ये देखो, आप ऐसे पढ़ो, द फाइन यानी कि कंप्लीट फाइन और एनी पार्ट अनपेड मे बी लेवीड मीन्स मे बी रिकवर्ड, कब? विद इन 6 years। तो ये लिमिटेशन पीरियड हो गया एक तरीके से आपका। तो दिस इज द ड्यूरेशन। यहाँ से दे कैन आस्क द क्वेश्चन कि द फाइन, द what is the duration within which the fine should be levied। वो कितनी ड्यूरेशन है जिसमें फाइन को पेमेंट को रिकवर किया जा सकता है? वो है आपका 6 years। ठीक, ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट लाइन में क्या है ये? एंड सपोज कीजिए ये क्या है? अच्छा, 6 years कहाँ से काउंट करेंगे? ये भी है आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस दिन दंड सुनाया जा रहा है, आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस। अच्छा, इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट, कौन सी? फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ द, सपोज कीजिए किसी को 10 years की इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है, 10 years इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है, ओके। then at any time previous to the expiration of that period। तो ऐसी स्थिति में देखिए दो बातें आ गई। सपोज कीजिए ये दो केसेस हैं, ये भाई साहब हैं, ये हुए हमारे इन भाई साहब, इनको हुई है सज़ा, ऐसे मान लेते हैं, और इसमें सज़ा हुई है सपोज कीजिए 5 years। इट मीन्स लेस देन 6 years का केस है ये, और यहाँ पे वी टेक द केस ऑफ 10 years जेल, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। इट मीन्स मोर देन 6 years। ये दो केस हो गए हमारे सामने। एंड फाइन इन, सपोज फाइन इज व्हाट 10K, 10K is the fine, then 10K fine,
10K फाइन में बी लेवीड कब? एनी टाइम, एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर्स। यहां पर फॉर्मूला फिट हो जाएगा 6 ईयर्स का, कि आपको फाइन कब तक पेमेंट करनी है, आपसे वसूली कब तक हो सकती है? सजा सुनाने के दिन से आपको 6 ईयर्स में वो फाइन लेवी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको सजा ही 10 साल की हुई है तो 6 ईयर्स तक का तो टाइम वैसे मिलता है। इस केस में आपको 10 ईयर्स तक के लिए कभी भी क्या क्या लैंग्वेज दी है ये पढ़ लीजिए, ये रही आपके सामने। देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। 10 साल की सजा खत्म होने से पहले पहले कभी भी आपसे उस फाइन को रिकवर किया जा सकता है, फाइन को रिकवर किया जा सकता है। तो देन इन दैट केस इवन 6 ईयर से बियॉन्ड चले जाएंगे। देन सपोज कीजिए इफ इन केस किसी को 20 ईयर्स का पनिशमेंट हुआ है तो 20 ईयर्स खत्म होने से पहले वो फाइन को लेवी किया जाएगा। प्लीज लेट मी नो आपको पॉइंट समझ में आया नहीं आया, क्योंकि यहां से अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। करेंगे आप ही नहीं करेंगे? जल्दी बताइए। गॉट इट? बढ़े आगे। अब आएगी किलिंग लाइन, एकदम किलर लाइन। यहां से फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है बचवा। सो देखो व्हाट आई सेड टू यू इन माय क्लासेस, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, कि मैं लगभग वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से याद करें और बार बार रिवाइज भी करें। आप फेल इसलिए नहीं होंगे कि आपने कुछ सेक्शन नहीं पढ़े हैं या कुछ छोड़ दिया आपने। आप फेल हमेशा इसलिए होंगे अगर होते हैं कि आपने जो पढ़ा उसको आप एग्जाम सेंटर में जाके भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। बस देखिए क्या है, डेथ ऑफ द ऑफेंडर हो जाए, अगर उसकी डेथ हो जाए तब क्या होगा? क्या उसको जो फाइन पेमेंट करने की जो उसकी लायबिलिटी है उससे बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा ही जाएगा। डेथ ऑफ द ऑफेंडर, डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज, राइट डाउन प्रीलिम्स, हाईलाइट कीजिए, फ्रॉम द लायबिलिटी एंड इट मे बी लायबल, प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। भाई इतना पढ़ लीजिए। एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेब्ट्स, वहां से रिकवर किया जा सकता है। बस इफ देन एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट चार्ज फॉर द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी। बस बस बस। तो कोई सी भी प्रॉपर्टी अगर उसकी बची हुई है, हाँ आरजेएस, तो यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी से उसकी वसूली हो सकती है। तो कोई आदमी सोचे कि यार मैं तो अभी खींचता हूँ टाइम ऐसे ऐसे कौन देगा फाइन, बाल बच्चों के लिए पड़े रहेंगे कुछ पैसे, ना बेटा, ये तुमसे वसूली जाएगी ही जाएगी। तो दिस इज सेक्शन नंबर 8। अब सेक्शन नंबर 8 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे को। 9 को आने से पहले आई वुड लाइक टू टीच यू फर्स्ट सेक्शन नंबर 10, क्योंकि उसमें थोड़ा सा झोल पड़ेगा आपको। तो मैं चाहता हूं पहले आपको सेक्शन नंबर 10 कराना। तो दिस इज सेक्शन नंबर 10, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अगेन सेट 6 to 13, 6 से लेकर 13 तक के जितने भी सेक्शंस हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, बट नॉट यू शुड नॉट फॉरगेट दीज सेक्शंस। नंबर भूल जाओ एक और चल जाएगा। सेक्शन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। इन ऑल केसेस, कौन से केसेस में, इन विच जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट बट इट इज डाउटफुल ऑफ विच दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी। देखो जनाब, रिया कह रही है क्या हुआ, क्वेश्चन कहाँ है रिया का? सर दिस फाइन इज फाइन अलोंग विद इम्प्रिजनमेंट। रिया यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। रिया मैडम की जो क्वेरी है सेक्शन 8 से आई है
कि सर दिस फाइन इज फाइन अलोंग विद द इम्प्रिजनमेंट, विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। ये जो है मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए सेक्शन 8 की जो सब क्लॉज हमने पढ़ी थी, ये 7 हो या हमारी 6 हो, यहाँ पर हम इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यहाँ पर कुछ इस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि विच इम्प्रिजनमेंट। जब कभी भी आपको फाइन के लिए आपका कन्विक्शन हुआ और फाइन आपका सेंटेंस है, वेदर अलोंग विद इम्प्रिजनमेंट और विदाउट और ओनली फाइन, या तो क्या क्या हो सकता है। देखिए जो रिया मैडम ये कह रही हैं कि किसी भले मानुस को फाइन इम्पोज किया गया, 2 सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन हुआ हो, इसे कहेंगे इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ओनली फाइन, राइट। सो इट डजंट मैटर, इनमें अगर आप फाइन का डिफॉल्ट करते हो, डिफॉल्ट कोई सा फाइन हो, रूल्स आर सेम। डिफॉल्ट अगर आप करेंगे तो यू विल हैव टू गो फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। वो कितना होगा एज पर द, अगर विद इम्प्रिजन वाले केस में होगा जहां पर सजा सुनाई जा सकती है, तो नॉट मोर देन 1/4 ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। अगर नहीं है, ओनली फाइन वाले केसेस में आएगा, तब आपको बता रखा है कि 2 मंथ्स 4 मंथ्स और 1 ईयर तक का फॉर्मूला फिट हो जाएगा, जो पढ़ा चुका हूं पहले मैं। लेकिन जो रूल्स रिगार्डिंग पार्ट पेमेंट मैंने पढ़ाया कि भाई अगर उसने पार्टली अंडरगोन हो गया, इम्प्रिजनमेंट अंडरगोन हो गया और पार्टली उसने पेमेंट करा, तो डिस्चार्ज कब होगा, वो दोनों ही केस में सेम रहेंगे रिया, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। डिड यू गेट इट? हाँ है ना, बताइए जल्दी से। ओके अब बढ़ें, सेक्शन नंबर 10 पर थे हम लोग। हाँ अब ये जो सिचुएशन है, अब दोबारा शुरू करते हैं इसको, थोड़ा क्वेरी बीच में आ गई, चलिए फिर मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, ताकि रिकॉर्डिंग में फिर बाद में बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। सो दिस इज सेक्शन नंबर 10, इक्विवेलेंट सेक्शन आईपीसी का हुआ 72, प्रीलिम्स पे इंपॉर्टेंट है। इसकी लैंग्वेज को आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको काफी कुछ लर्निंग होगी इसमें। कौन सा केस है? इन ऑल केसेस, उन सभी केसेस में व्हेन जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी, एक व्यक्ति गिल्टी तो है, गिल्टी किसका है? वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट। उस जजमेंट में जो जो ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं उनमें से किसी एक का गिल्टी है, वन ऑफ, ही इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ये ध्यान रखना, इसको हाइलाइट कर लीजिए। इट इज वन ऑफ, इट इज नॉट फ्यू ऑफ फॉलोइंग, इट इज वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एंड द जज इज इन डाउट। ये जो मैं सिखाना चाह रहा था आपको, बट इट इज डाउटफुल ऑफ विच द ऑफेंस ही इज गिल्टी। ये डाउटफुल है, ये संदेह में है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है। तो यहां से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, देखिए एवरी वन ऑफ यू कैन लर्न कि इवन लेजिस्लेचर रिकॉग्नाइज दैट देयर मे बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इवन ए जज मे बी इन डाउट। ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, इट मीन्स कि डाउट में हो सकता है जज, इट मीन्स नो वन इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम यू, ना जुडिशरी को है। अगर जुडिशरी परफेक्शन एक्सपेक्ट करती तो फिर वहां पर अपीलेट कोर्ट के कोई मतलब नहीं था। फिर अपीलेट कोर्ट का एग्जिस्टेंस ऑफ द अपीलेट कोर्ट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल दैट नो वन इज इनफेलेबल। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं हो सकती। ये मान के चलते हैं कि मजिस्ट्रेट गलती कर सकता है, उसकी गलती का सुधार सेशन कोर्ट करेगी या हाई कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट भी गलती कर सकती है तो उसकी गलती का सुधार सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं, खास करके उन क्वेश्चन का आंसर जहां पर कोई प्रॉब्लम दी गई हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना हो, सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम देखना हो, तो यू नीड नॉट टू बी परफेक्ट इन दैट केस। हो सकता है किसी ने कहा कि दिस इज द केस ऑफ कपिल होमिसाइड, पारुल में से दैट इज द केस ऑफ मर्डर,
हो सकता है कि साहिल कहे कि इट इज द केस ऑफ सिंपल हर्ट, हो सकता है कि रत्ना मैडम कहें कि इट इज द केस ऑफ ग्रीवस हर्ट। नो वन इज परफेक्ट। व्हाट विल बी सीन, हाउ डू यू जस्टिफाई योर आंसर, आप लिखते कैसा हैं और वो आप उसके रीजनिंग क्या देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रीजनिंग में भी, माई रीजनिंग में भी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो इन केस ऑफ लॉ हमें ये सीखना चाहिए कि हम गलत हो सकते हैं एंड दैट इज नॉट बैड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर कि समटाइम्स इट मे हैपन कि इट मे बी इट डाउटफुल कि नहीं समझ में आ रहा है कि ऑफेंस नंबर 1 क्या है, ऑफेंस नंबर 2 क्या है, ऑफेंस नंबर 3 क्या है, 4 क्या है। इनमें से एक ऑफेंस तो पक्का किया है इसने, अब ये कौन सा ऑफेंस माना जाए ये मुझे डाउटफुल हो रहा है इसमें ये। तो अगर स्पेसिफिकली मेंशन है जजमेंट में तब पनिशमेंट कौन सा होगा, ये रहा आंसर उसका। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा आपसे। कहां गए कर्सर, The offender shall be punished for the offense for which lowest punishment को highlight कीजिए, write down PO prelims is provided if the same punishment is not provided for all। अगर सबका सेम पनिशमेंट नहीं है इन दैट केस आपको उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, लोएस्ट पनिशमेंट शैल बी अवॉर्डेड इन दिस केस। तो सपोज कीजिए ऑफेंस नंबर 1, सी द स्क्रीन, कहाँ गई स्क्रीन, ये रही है। ऑफेंस नंबर 1 इज पनिशेबल विद 1 ईयर, ऑफेंस नंबर 2 इज पनिशेबल विद 2 ईयर्स, ऑफेंस नंबर 3 इज पनिशेबल विद 3 ईयर्स। और डाउटफुल है कि he has committed any one, either he has committed number 1 or number 2 or 3, then in that case lowest punishment shall be awarded only, not the highest। why? in case of doubt benefit always goes in favor of the accused। हमेशा एक संदेह का लाभ हमेशा एक्यूज को मिलेगा। बेनिफिशरी जो प्रोविजंस है उनका सारा लाभ एक्यूज को मिलना चाहिए, यही हमारी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है। इसीलिए इन कीपिंग इन व्यू दैट ही कैन बी अवॉर्डेड ओनली फॉर द पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर, नॉट मोर देन दैट। कर लेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज सेक्शन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 11 BNS, ये था 73 में। मल्टीपल टाइम्स ओनली मार्जिनल नोट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ पर डिफाइंड है, इन विच सेक्शन सोलिटरी कन्फाइनमेंट इज डिफाइंड, इट इज सेक्शन नंबर 11। कर लेंगे, प्रीलिम्स लगाइए यहाँ पर। सोलिटरी कन्फाइनमेंट जिनको नहीं पता हो उसको कहते हैं कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है कि अकेला कर देना, एकांत में, एकांत कारावास समझ लीजिए। तो एक व्यक्ति क्या होता है, देखो इस तरीके से कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हुई आपकी सेल एक, और यहाँ पर दुनिया भर की भीड़ है, ठीक। और एक अलग से बना दिया गया है सेल, उसमें केवल एक व्यक्ति को रखा गया है। तो इट विल बी कॉल्ड, अगर इफ समवन इज केप्ट अलोन इट इज कॉल्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो अंडर विच सेक्शन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज गिवन, दिस वाज सेक्शन 11 BNS और सेक्शन 73 IPC, यू कैन से। यहां से क्वेश्चन आएगा। अब नाउ इसमें क्या होता है कि सोलिटरी, एक तो क्वेश्चन यहीं से आता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट का सेक्शन कौन सा है, फिर आता है कि कितनी ड्यूरेशन का। देखिए एक साथ आप बहुत दिन तक अकेले रहेंगे तो पगला जाएंगे, तो इसलिए प्रोविजन बनाए गए हैं कि आपको एक फिक्स ड्यूरेशन फिक्स कर दी गई कि उससे ज़्यादा किसी को भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में ना रखा जाए। एंड फॉर दैट पर्पज प्लीज रीड दिस सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है। whenever any person is convicted, conviction हो गया, of an offense for which under the संहिता the court has power to sentence him to rigorous imprisonment को highlight कीजिए, write down P for prelims। so ये first requirement है conviction के बाद में the court has power to sentence him to rigorous imprisonment। it means what, कि solitary confinement cannot be awarded in case of simple imprisonment। देखिए court has power to sentence him to rigorous imprisonment।
यानी कि न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, कोर्ट को ऐसी पावर है कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट उस केस में दे सकती है। दिया है या नहीं दिया है, इट डजंट मैटर। सपोज कीजिए देर इज वो प्रोविजन ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मैं ऐसा लिखता हूं उसको, पनिशमेंट क्लॉज क्या कहती है? पनिशमेंट क्लॉज ये कहती है, सपोज कीजिए कि डॉट 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 shall be punishable with imprisonment of either description। देख, अगर आप पनिशमेंट क्लॉज देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार के कारावास से। तो ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? इट मे बी सिंपल, इट मे बी रिगरस। तो in this case you can say court has power to sentence him to rigorous imprisonment। sometimes section में लिखा होगा कि the accused shall be liable for rigorous imprisonment, तो court should have the power of to sentence him rigorous imprisonment, ये मत भूलिएगा। then क्या कर सकते हैं? court may order, then क्या कोर्ट कर सकती है? court may by its sentence order that offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months। not exceeding 3 months को जनाबे आली आप अच्छे तरीके से गोल कर लीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स यहाँ पर भी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? दिस इज सेक्शन नंबर 11। नंबर 2, what is the maximum duration of solitary confinement? 3 months। number 3rd question, in which cases solitary confinement may be awarded? in which cases court may award the solitary confinement? वो कौन कौन से केस हैं जहां पर solitary confinement award किया जा सकता है, और वो केसेस कब हैं जहां पर the court has power to sentence him to rigorous imprisonment। court has power to sentence him for rigorous imprisonment। duration doesn't matter, कितने साल की रिग्रेस करने की पावर है इससे फर्क नहीं पड़ता। it will be seen whether the court has power to sentence him to rigorous imprisonment or not। प्लीज बताइए, मुझे इतनी बात समझ में आपको आई नहीं आई? जल्दी से बताइए, फास्ट एवरीवन, जल्दी बताइए, बहुत टाइम लेते हैं आप लोग, सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल्स, ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month, ये स्केल है आपकी। क्या स्केल है? इसके भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम आपने देख लिया कितना हो सकता है? 3 months हो सकता है, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, नंबर 1, नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज व्हाट? शैल नॉट एक्सीड 6 months। तो शैल नॉट एक्सीड 6 months को हाईलाइट कर लीजिए, राइट एंड प्रीफर प्लिम्स। शैल नॉट एक्सीड 1 month को हाईलाइट कर लीजिए कि अगर इफ 6 months तक की है, अगर जो आपने वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 months तक का दिया है, आपको 6 months आरआई कर दिया है, तो इन दैट केस कि आप उसको मैक्सिमम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1 month हो सकता है। तो ये जो टेबल्स हैं, ये जो कैलकुलेशन है, इतना इजी नहीं रह जाता, ये एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट होता है। आप खुद को याद करना, आप कल देखना, कल भूल जाओगे आप, इसलिए उसको उतना ही ज़्यादा याद करना आप लोग। और मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग RSS स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होगे। RSS स्ट्रेटेजी क्या होती है? रिवीजन सुट्टा मारना। रिवीजन सुट्टा का मतलब होता है, देखिए थोड़ा वर्ड गलत मिल गया, अच्छा गलत, लेकिन आप लोग रिलेट कर पाते हो तुरंत। जो चेन स्मोकर होते हैं वो कहते हैं सुट्टा मारना है उसको, स्मोकिंग का।
तो कभी भी शुरू हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, मतलब बात करते करते भी उनको तलब लग जाएगी एक सिगरेट का, कम से कम एक कश लगा लें वो। तो मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को वो तलब हो रिवीजन करने की। खाना खा रहे हैं तो अरे यार एक मिनट के लिए एक सेक्शन रिवाइज कर लूँ मैं, उस तरीके से। ये चीज़ें तभी याद रहेंगी आपको जब आपको उस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे आप। तो 1 मंथ का हो गया, इसमें केवल टेबल याद रखनी है आप लोगों ने। ऐसे ही नोट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, जब 6 मंथ से एक्सीड करेगा पर शैल नोट एक्सीड 1 ईयर, एंड अगले नोट एक्सीडिंग 3 मंथ्स शैल एक्सीड 1 ईयर। तो आपकी ये टेबल बन के तैयार हो जाएगी। ये रहा आपका, ये बन गए आपके नोट्स। सेक्शन 11 सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मैक्सिमम 3 मंथ्स एंड 1 मंथ व्हेन, क्या टर्म यूज किया उन्होंने, शैल नॉट एक्सीड। शैल नॉट एक्सीड का मतलब है ये हो गया, देखिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ, कब, जब आपके 6 मंथ्स में होगा, 2 मंथ्स व्हेन इट इज़ 12 मंथ्स, और फिर 3 मंथ्स मैक्सिमम 12 मंथ्स प्लस होने पर। इस तरीके से आपका एक लाइन में नोट्स बन गए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। ये आपने याद रखना है, ना कि आपने इन सारी टर्म्स को याद रखना है। बस हो गया यहाँ पर। ये इस तरीके से करते हैं हम लोग। हो गया, कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज सेक्शन 11। ये बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाइए सेक्शन 12 पर, चलिए उसको भी निपटाते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, इसको भी देखते हैं। चलिए, in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time। एक अर्जेंट कॉल आ रही, प्लीज एक सेकंड के लिए रुकिएगा आप लोग। हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आएगा, देखिए आपका कि अभी हमने क्या देखा कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी आई, 3 मंथ से। 3 मंथ से तो एक्सीड कभी कर ही नहीं सकते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट में। उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर 6 मंथ तक की सजा दी गई है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट की रह जाएगी 1 मंथ, या फिर 1 ईयर की है तो 2 मंथ्स, और 1 ईयर से ज़्यादा है तो फिर 3 मंथ्स की मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो तो हुआ मैक्सिमम ड्यूरेशन। अब यहां पर है एट ए टाइम। देखो ये लिख, इस शब्द को पकड़ो पहले आप लोग, क्या है एट ए टाइम, कितनी ड्यूरेशन हो सकती है एट ए टाइम, एक बार में कितने दिन हो सकती है। तो क्या है, सच कन्फाइनमेंट इन नो केस शैल एक्सीड 14 डेज। 14 डेज मैक्स है एट ए टाइम, बोलो है ना। तो यहां से फिर क्वेश्चन आता है आपको, यानी कि अगर किसी को 1 महीने के लिए मान लीजिए किया, 1 मंथ के लिए किया किसी ने, 1 मंथ का सपोज कीजिए, उसमें कुछ ऐसा हो, सपोज कीजिए कि 6 मंथ्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है, और ये रहा आपका 6 मंथ्स का पीरियड टाइम, राइट। इसमें मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 1 मंथ होगा, एज पर द सेक्शन 11। 1 मंथ हो गया, तो ये हो जाएगा 1 मंथ का हो जाएगा सोलिटरी कन्फाइनमेंट टोटल। लेकिन ये 1 मंथ भी क्वांटिटी में नहीं होगा, ये 1 मंथ को भी इंटरवल्स में होगा। ये एक ही बार में आप केवल 14 डेज के लिए भेजोगे, और फिर बाद में इंटरवल्स होंगे, विद इंटरवल्स between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods। मीन्स कम से कम 14 डेज का आप उसको बीच में इंटरवल रखोगे। तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में कितने दिन का हो सकता है।
एक बार में मैक्सिमम टाइम उसको सोल्टी कन्फाइनमेंट रखोगे 14 डेज। 14 डेज के बाद में इंसान पगला जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते 14 डेज के लिए एट वन टाइम 14 डेज, देन देयर शुड बी ए पीरियड, बीच में कूलिंग पीरियड होना चाहिए बिटवीन, भाई इतना कर लीजिए, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स। तो दो ये सोल्टी कन्फाइनमेंट का स्पेल है, ये सोल्टी कन्फाइनमेंट, तो इसके बीच का जो एक इंटरवल होना चाहिए, बस ये कर लेंगे आप लोग, बोलो है ना। इसमें इसकी लाइन को अगर बहुत टेक्निकली पढ़ो, चलो वो भी समझाया तो हालांकि जरूरत नहीं है उसकी। देखिए इंटरवल कितना होना चाहिए, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सोल्टरी कन्फाइनमेंट। यदि ये टर्म को कैच करो, पीरियड ऑफ सोल्टरी कन्फाइनमेंट, सपोज कीजिए इंटरवल्स कितने, विद इंटरवल कितने, इंटरवल्स ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन, नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, बहुत आसान भाषा में ऐसे समझिए, दोबारा समझाता हूं आपको। किसी व्यक्ति को 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हुई, कौन सी हुई, रिग्रेस, ओके। नाउ मैक्सिमम सोल्टरी कन्फाइनमेंट कितना हो जाएगा इसका, 2 मंथ्स। सो ये हुआ बार 1 ईयर, ये मैं बनाता हूं इसमें मैक्सिमम उसको 60 डेज, 2 मंथ्स मीन 60 डेज, 60 डेज, हम 60 डेज हो सकता है सोल्टरी कन्फाइनमेंट। अब ये हुआ मैक्सिमम डेज, मैक्सिमम पीरियड। एक होता है मैक्सिमम वन टाइम पीरियड, वो कितना हो सकता है, 14 डेज। तो ये जनाबे आली में इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये मैक्सिमम है, तो आप 10 डेज भी कर सकते हैं, आप 7 डेज भी कर सकते हैं। तो इनका कहना यह है कि सपोज कीजिए आपने 7 डेज का करा, तो यू गेव हिम 7 डेज, 7 डेज, फिर गैप आएगा नॉर्मल, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आ गई, ये 7 डेज सोल्टरी कन्फाइनमेंट हो गया, फिर सोल्टरी कन्फाइनमेंट हुआ, फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, फिर सोल्टरी कन्फाइनमेंट होगा। इसलिए तो जो सोल्टरी कन्फाइनमेंट एक पीरियड ये हुआ और एक ये हुआ, इन बिटवीन क्या होगा, गैप हो गया, इंटरवल। ये कितना होना चाहिए, तो अगर ये 7 डेज है, जितना सोल्टरी कन्फाइनमेंट है उतने मिनिमम डेज का आपको इंटरवल रखना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 7 डेज तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो कुछ समझ में आया जो मैंने समझाया टेबल पर आपको? बहुत आसान भाषा में कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को अगर एकांत कारावास की सजा देनी है तो नंबर 1 नियम यह है कि जो उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, 3 महीने की हो सकती है। ठीक है, क्या हर केस में 3 महीने होगी? नहीं, हम ये देखेंगे कि उसको जो टोटल इम्प्रिजनमेंट है वो कितने साल का है, कितने महीनों का है, उसके अनुसार हम देंगे। अगर 6 महीने तक की सजा सुनाई गई है तो फिर 3 महीने का सोल्टरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता, उसमें केवल होगा 1 महीने तक का। अगर 1 साल तक की सजा सुनाई गई है तो 2 महीने का सोल्टरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम हो गया, और 1 साल से ज़्यादा है तो सोल्टरी कन्फाइनमेंट की ड्यूरेशन हो गई 3 मंथ्स मैक्सिमम। अब हम ये नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को एक साथ 3 महीने के लिए सोल्टरी कन्फाइनमेंट कर दें, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक व्यक्ति को 1 टाइम में आप सोल्टरी कन्फाइनमेंट देंगे 14 डेज का, उससे कम कर सकते हैं 3 डेज, 2 डेज, 5 डेज, 7 डेज, लेकिन नेवर बियॉन्ड 14 डेज। अब मान लीजिए आपने 14 डेज कर दिया, उसके बियॉन्ड फिर दोबारा कब दे सकते हैं, 14 डेज में मान लीजिए उसको 3 मंथ्स पूरे करने हैं, इसका मतलब 90 डेज हो गया। 90 डेज में 14 डेज आपने, एक स्पेल हो गया पूरा सोल्टरी कन्फाइनमेंट का।
तो दोबारा 14 डेज कब आएंगे? उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट 14 डेज हैं सोल्टिक, इनके बीच में गैप होना चाहिए। तो वो गैप कितना होना चाहिए? वो गैप कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जितने दिन वो सोल्टिक कन्फाइनमेंट में रहा है उतने दिन का गैप तो आपको देना पड़ेगा। अगर 14 डेज रहा है तो 14 डेज मिनिमम गैप होना चाहिए बिटवीन टू इंटरवल्स ऑफ सोल्ट्री कन्फाइनमेंट। अगर 7 डेज सोल्ट्री कन्फाइनमेंट दिया उसको, तो मिनिमम 7 डेज का आपको उसको कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, फिर आप 7 डेज के लिए भेज सकते हैं। 7 डेज मिनिमम है, आप चाहें तो 15 डेज 1 मंथ भी कर सकते हैं, वो अलग बात हो गई, लेकिन मिनिमम इंटरवल जो होगा वो उतना ही होगा कम से कम जितने दिन आपने उसको एट ए टाइम सोल्ट्री कन्फाइनमेंट में रखा है। तो रिपीटिशन काफ़ी कर दिया मैंने, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है, कैलकुलेशन वाला पॉइंट था, और यहाँ से क्वेश्चन करते हुए गलतियाँ हो सकती हैं। अब मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया आपको, जल्दी से। हो गया? ठीक, तो ये भी हो गया जनाब, जनाब जनाब जनाब। अब रह गया आपका सेक्शन 13। ये क्या कहता है? सेक्शन 13, एनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। क्या प्रीवियस कन्विक्शन? एनहेंस पनिशमेंट, एनहेंस पनिशमेंट लिख लीजिए आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, सेक्शन नंबर 75। तो हालांकि चांसेस बहुत कम है, मैंने नहीं किया था, आप फिर भी कर लेना। सेक्शन नंबर 13 हेडिंग से विच सेक्शन डील्स विद द एनहेंस्ड पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। क्या कहता है? ये रहा आपका, देखिए, whoever having been convicted by a court in India of an offense under chapters 10 और 17 of this संहिता, और आपके नजर इनायत मैं इसको देख देता हूं। अभी चैप्टर 10 कौन सा है? चैप्टर 10 कौन सा बताएंगे? अब कैन यू हेल्प मी इन दिस? चैप्टर 10 कैसे चलेगा? ये रहा, चैप्टर 10 है रिलेटेड टू कॉइन्स, इतना याद कर लीजिए उस कॉइन्स। और 17 हो गया आपका चैप्टर अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑल ऑफेंसेस। यहां whoever having been convicted, जिस किसी को भी कन्विक्शन हुआ है, कौन से ऑफेंस का? ईदर इट इज रिलेटेड टू द कॉइन्स एटसेट्रा, और इट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, राइट? फिर क्या है? विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स, प्लीज हाईलाइट। सो कन्विक्शन हुआ हो, क्या हुआ हो? कन्विक्शन कौन से ऑफेंसेस में हुआ हो? 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 10 या चैप्टर 17। इट इज रिलेटेड टू coins, currency notes, bank notes, etc. और this chapter is what? Offenses against property. इनमें कन्विक्शन हुआ हो, इनमें भी नॉट ओनली ऑल ऑफेंसेस। कौन से? जहां पर पनिशमेंट है टर्म्स ऑफ 3 years और अपवर्ड्स। इम्प्रिजनमेंट वाला केस। तो इन ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि इन्हीं छोटी बातों से आपको प्रीलिम से क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन 75 आईपीसी 13 BNS, हाँ, इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस?
तो नंबर 1, दिस शुड बी एन ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। नंबर 2, इट्स पनिशमेंट शुड बी 3 years और मोर, कम से कम 3 साल का हो या उससे ज्यादा का पनिशमेंट हो तभी। सिमिलरली इट मे बी एन ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन्स, करेंसी, बैंक नोट एक्सेट्रा, एंड द ऑफेंस मस्ट बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट 3 years और अपवर्ड्स। इसको नहीं भूलिएगा, अदरवाइज सेक्शन 13 अप्लाई ही नहीं होगा। इन ऑफेंसेस में से, ऐसे ऑफेंसेस में से हैविंग बीन कन्विक्टेड, ये हुआ ऐसे ऑफेंस का कन्विक्शन हुआ है। टर्म क्या यूज किया इन्होंने, ये रहा, whoever having been convicted of the offense, ठीक। shall be guilty of an offense, ये हो गया। तो shall be subject for every subsequent offense to imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। लाइफ को हो गोल कर लीजिए, प्लिम्स लिख लीजिए, और 10 years को गोल कर दीजिए, वहां लिख लीजिए प्लिम्स। बस। तो अब जो होगा, अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए जो शिवानी वरदान मैडम है, इन्होंने किसी के घर में घुस करके चोरी की, है ना, तो ये हो जाएगा 302 में जाते हैं, 1 सेकेंड। थ्री 303 में डिफाइन है थेफ्ट, 303 में डिफाइंड हो गया। और इसका जो पनिशमेंट है अप टू 3 years है। इसको भी चलिए हम और पढ़ा देते हैं। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, सेक्शन नंबर 305, सेक्शन नंबर 305, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, इसका पनिशमेंट है अप टू 7 years। एक बार कन्विक्शन हो गया 7 years के लिए, फिर गिल्टी पाई गई, है ना, विद लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइक टर्म, वैसे ही ऑफेंस की उतने ही पनिशमेंट का दोबारा इन्होंने किया, तो अब जो इनको पनिशमेंट मिलेगा वो एज पर सेक्शन 13 एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि इनका एक बार पनिशमेंट हो चुका है, हैविंग बीन कन्विक्टेड। और कितना कन्विक्शन हो जाएगा, फिर इनका कन्विक्शन होगा, सेंटेंस होगा या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या कम से कम विच में एक्सटेंड टू 10 years, कम 10 साल तक की सजा हो सकती है या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस। जितने भी ऑफेंस आप बाद में करते जाएंगे उनकी आपको इस तरीके से सजा मिलेगी। बोलो यस और नो, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए, कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 13। अब रह गया आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्योंकि काफी ज्यादा, सेक्शन 10 ही रह गया था ना, नहीं सेक्शन 9 रह गया था। सेक्शन 9 को देख लेते हैं। सेक्शन 9 थोड़ा सा आपको लेंथी होगा, क्योंकि ये वाले सेक्शंस ऐसे थे जिनको तुरंत तुरंत हमने कुछ समझना था, वो समझा दिया मैंने। अब इसको पढ़ते हैं, चलिए सेक्शन 9 को ही पढ़ते हैं। सेक्शन 9, सेक्शन 9 इक्विवेलेंट सेक्शन है इसका 71। सेक्शन 9 BNS, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। यहां पर देखो क्या ना, यहां पर जो ऑफेंस है वो ऐसा ऑफेंस होगा कि जिसमें जो ऑफेंस है वो सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को एक घूंसा मार दिया, ठीक, जैसे मान लीजिए वरद आया, वरद साहब आए और इन्होंने कंप्लेंट की कि बांसुरी ने उसको 50 स्लैप्स दिए हैं, 50 थप्पड़ मारे हैं। तो हर एक थप्पड़ अपने आप में एक ऑफेंस है।
तो क्या, और वो क्या, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, तो क्या बांसुरी ने 50 ऑफेंसेस किए या उसको एक ही ऑफेंस माना जाएगा? एक तो ये सिचुएशन हो गई, एक ही ऑफेंस हो गई। मैं एक मिनट देखता हूँ उसका एग्जांपल, एक सेकंड, 2 मिनट देना मुझे, थोड़ा सीआरपीसी का एक सेक्शन देखना पड़ेगा, 221 सेकंड। चलिए मिल गया। और कई बार क्या हो सकता है, एक सिचुएशन ये भी आएगी कि उस ऑफेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एक तरीके से। कैसे? आपने रॉबरी की, रॉबरी करते ही आपने हर्ट किया, तो एक ऑफेंस रॉबरी का हो सकता है, एक ऑफेंस आपने वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का हो गया, एक थर्ड इनके कंबाइंड भी होता है कि कॉजिंग हर्ट वाइल डूइंग रॉबरी, थर्ड ये हो गया। तो समटाइम्स ये थर्ड ऑफेंस है, इट इज मेड अप ऑफ द 2 ऑफेंसेस। तो इन केसेस को किस तरीके से डील करना चाहिए उसके बारे में सेक्शन 9 बात करता है आपसे। तो नाउ इस बैकग्राउंड में आप इस जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ कम टू सेक्शन 9, प्लीज रीड द लैंग्वेज। दिस इज व्हेन एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। जो ऑफेंस है, ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, वो पार्ट्स का भाग है, पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। any of which part is itself an offense. So this is an offense. Suppose कीजिए this offense is made up of several parts. ये parts P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9। तो ये जो ऑफेंस है इज मेड अप ऑफ ऑल दिस P1 प्लस P2 अप टू P9। बट सिचुएशन इज लाइक दिस, सिचुएशन इज लाइक दिस कि दिस ऑफेंस P1 इटसेल्फ, P1 अपने आप में भी ऑफेंस है। सिचुएशन समझ में आई? जैसे मैंने कहा, इलस्ट्रेशन अगर आप पढ़ लेंगे आप तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, वेयर एनीथिंग इज ऑफेंस, नहीं कहाँ गया इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद ए स्टिक, 50 बार मारता है। Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows। 50 बार मारने से, जब 50 बार उसको पीटा गया लकड़ी से, तो यहां पर 2 केस हैं। पूरी की पूरी बीटिंग को आप एक ही ट्रांजैक्शन समझ सकते हैं, एक ऑफेंस मान सकते हैं, या ईच ब्लो को भी, ईच ब्लो भी अपने आप में एक ऑफेंस है। जो मैंने आपको यहां बताया अभी, ये जो बताया P1, P2, P3 क्या है, ये ब्लोज हैं। P1 फर्स्ट ब्लो, P2 सेकंड ब्लो, P3 थर्ड ब्लो। तो ये कंप्लीट बीटिंग हो गई, या आप सिंगल एक्ट को भी ऑफेंस मान सकते हैं। एक थप्पड़ मार के शांत हो गया। बोलो यस और नो। इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई होगी। देखिए फिर क्या होगा, जल्दी बताइए, नहीं आई हो तो तब क्या होगा? The offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offenses unless it be so expressly provided। तो when it is the case, then what can be the limit of the punishment? तो he shall not be punished for more than one। या तो P1 में कर लीजिए, P1 तो एक हो गया, मोर देन वन ऑफ सच ऑफेंसेस। ऐसा नहीं होगा कि P1 की अलग सजा होगी, P2 की अलग होगी, P3 की अलग होगी, P4 की अलग होगी, इस तरीके से नहीं होगा। कर लेंगे आप लोग, यस और नो? तो इस लाइन से क्वेश्चन आते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने सेक्शन 220 सीआरपीसी था, उसको ही पढ़ लेना एक बार, अर्सवेल सीआरपीसी।
क्योंकि फिर वो देखते हैं कि ज्वाइंट ट्रायल किन किन ऑफेंसेस की हो सकती है, वो सेक्शन इसको डील करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आ ही गई बात आपके। तो चलिए, ये रहा आपके सामने कंप्यूटर जी, स्क्रीन लाइए सामने। ये आ गए कंप्यूटर जी आपके सामने। ये है सेक्शन 9 की सब क्लोज 2 वेयर पार्ट ए, एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within two or more separate definitions, two or more separate definitions। और इसी के लिए आप कभी मन कर जाए आपका सेक्शन 220 क्लोज 3 CRPC में भी यही लैंग्वेज आपको मिलेगी। सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बिंग, ये तो सब छोड़ ही सकते हैं, इतना पढ़िए बस। एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। तब क्या होगा, ए पार्ट को ही लेते हैं। द कोर्ट कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच केसेस ऑफेंसेस। बस उसको जो सेंटेंस है एनी वन, उनमें से किसी एक के लिए पनिशमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर जो है अगर कोई जैसे मैंने पढ़ाया था पीछे आप लोगों को क्रिमिनल इंटिमिडेशन, है ना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन कहीं जाके ओवरलैप कर जाते हैं वो टू डेफिनेशंस। यहाँ पहले कौन सी आ रही है, व्हेन एनीथिंग इज ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन। एक ही एक्ट को दो या तीन उसमें अलग अलग उसमें आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है, जैसे एग्रीमेंट हुआ रत्ना प्रीवियस को, रिया कौन सी प्रीवियस, तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, सारा बेरेक्ट से ही है वैसे तो ये भी है। अब किसको मैंने ये शो किया था, अभी रुक जाओ लो, एक तो ये शो किया था, ये शो किया था, ये इसकी बात कर रही हो आप 50 ब्लो वाला, ये रहा देखिए, ये है ए। चलिए इलस्ट्रेशन ए को दोबारा समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स। कैसे देता है, विद ए स्टिक 50 स्ट्रोक्स। हेयर ए में हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। ऑफेंस क्या हुआ, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट हो गया, ये ऑफेंस का नेम हो गया। कैसे, नंबर 1 ऑप्शन क्या है, बाय द होल बीटिंग, एक पूरे पूरे ट्रांजेक्शन को, या बाय ईच ऑफ द ब्लोज विच मेकअप द होल बीटिंग। तो ईदर दिस वे और दिस वे, या ये भी ऑफेंस है अपने आप में होल बीटिंग का, और ईच ब्लो अपने आप में एक ऑफेंस है। तो यहां पर क्या है, इफ एवर लायबल टू पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो, अगर हम उसको एक हर ब्लो के लिए पनिश करेंगे तो ही माइट बी इम्प्रिजन फॉर 50 ईयर्स, 1 फॉर ईच ब्लो। हर एक घूंसे के लिए आप पनिशमेंट दे दीजिए, कितने साल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बट ही इज लायबल ओनली टू 1 पनिशमेंट, उसको केवल एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर दी होल बीटिंग, उसको केवल होल बीटिंग का पनिशमेंट दिया जाएगा बस। तो यहाँ से इसी रेफरेंस से इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछ लेंगे आपसे, कर लेंगे, हाँ है ना, बताइए। इसको और पढ़ लेते हैं, बी में क्या हुआ, इलेक्शन बी क्या है। बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, ए इज बीटिंग जेड, वाई इंटरफेयर्स, अब वाई आ गए बीच में, यहां पर ये आ गए वाई, एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई एज वेल, इसको भी मारा। नाउ एज द ब्लो गिवन टू वाई इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट वेयर वाई ए वॉलंटरी कॉजेज हर्ट टू जेड, ये अलग से सेपरेट ऑफेंस होगा। तो ए इज लायबल टू 1 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग टू हर्ट टू जेड एंड टू अनदर वाई। वाई को पीटने के लिए अलग पनिशमेंट मिलेगा, जेड को पीटने के लिए अलग पनिशमेंट मिलेगा। बोलो हाँ, इतना इलस्ट्रेशन भी, इन दोनों इलस्ट्रेशन को मन में बिठा लीजिए, आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी।
वो तो एक ही काम कर रहा है, घूंसा मार रहा है। एक आदमी को 50 घूंसे मारेंगे तो होल बीटिंग का पनिशमेंट मिलेगा उसको, ना कि हर एक बीटिंग, हर एक घूंसे का मिलेगा। और अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसको भी आपने घूंसा मार दिया, तो आप उसके कुआ एक सेपरेट ऑफेंस क्रिएट हो गया। तो एक जेड के कुआ अगेंस्ट ऑफेंस किया आपने, एक ऑफेंस किया आपने वाई के अगेंस्ट किया, तो दोनों के लिए अलग से, तो यू कमिटेड चार्ज दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। फिर ये चार्ज कैसे लगेगा? ऑन सच एंड सच डेट, टाइम एंड प्लेस, उस टाइम पर, उस डेट पर, उस टाइम पर, उस जगह पर आपने जेड को घूंसा मारा, इसलिए आपने ये अपराध किया। सेकेंडली, यू ऑल्सो कॉज ये वाई, तो आपने ये अपराध किया। इस तरीके से उसके 2 ऑफेंस माने जाएंगे। अब ये बात समझ में आ गई? रिया हाँ या ना बताइए जल्दी से। अब आ जाइए हम लोग, मैं आपको ये पढ़ा रहा था सेक्शन 2 पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। When anything is an offense falling within 2 or more separate definitions, इसका मैं कोई आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ, अच्छे से मिल जाए तो। एक सेकंड रुकिए आप, देखिए लिख लीजिएगा आप लोग। ए एक्सपोजेस हर चाइल्ड, ए एक्सपोजेस हर चाइल्ड विद नॉलेज। किस नॉलेज से? विद नॉलेज दैट बाय सच एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ, कि उससे उस बच्चे की मृत्यु हो सकती है। मैं आपको ये भी देता हूँ, सेक्शन ये है, ये 317 था बीएनएस का, आईपीसी में। सेक्शन 93 देखो, ये प्लीज सी द सेक्शन 93 बीएनएस, और ये था 317 आईपीसी। सर्च करने में टाइम लग गया मुझे। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, ये मैं एग्जांपल ढूंढ के लाया हूँ, थोड़ा टाइम लगा आपको। ए एक्सपोजेज हर चाइल्ड विद द नॉलेज दैट बाय सच एक्ट शी इज लाइक टू कॉज डेथ। अपने बच्चे को छोड़ देती है एक लेडी, ये जानते हुए कि ऐसा अगर एबेंडन करने से, एक्सपोज करने से बच्चे की डेथ हो सकती है, और बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसका जो एक्ट है दैट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 93 बीएनएस एंड एज वेल एज 304 या आईपीसी का, या फिर कह लीजिए आप सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड हो गया 100। और ये डिफाइन कहाँ पर है अब? ओहो, पनिशमेंट फॉर 105 है। तो एक ही एक्ट है। एक्ट क्या है? बच्चे को ऐसे हालात में छोड़ना जहां से उसकी मृत्यु हो सकती है, और बच्चे की मृत्यु हो भी जाती है, तो सेक्शन 304 में भी कवर्ड हो जाएगा, और सेक्शन 317 आईपीसी की बात कर रहा हूं, या फिर 93 और 105 हो गया। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया जहां पर क्या है कि एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। ये एग्जाम्पल बीएनएस में नहीं था एक्चुअली, ये ऐसा कोई इलस्ट्रेशन बीएनएस में नहीं था, तो इसलिए मैं कहाँ गया? सीआरपीसी के सेक्शन 220 में इसका इलस्ट्रेशन मैंने वहां से पिक किया है। आई बिलीव आपको सिचुएशन समझ में आई होगी, हाँ है ना? बताइए जल्दी से एवरीवन, सिचुएशन समझ में आ गई है? अब अगर 2 और मोर डेफिनेशंस वाला मामला फिट हो रहा है, तब क्या होगा? द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद ए मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। इन दोनों ऑफेंसेस की 93 और 105। अब कोर्ट के सामने चॉइस हो गई है कि भाई इसने जो एक ही एक्ट है, सिंगल एक्ट है, नाउ आई कैन पनिश दिस ऑफेंडर अंडर सेक्शन 93 और सेक्शन 105। 93 का अपना एक ऑफेंस का पनिशमेंट है, 105 का अपना अलग है। तो व्हाट इज द लिमिट? कौन सा होगा? नो,
द कोर्ट कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ, इसका मान लीजिए 93 का देखता हूँ, चलिए मैं देख पनिशमेंट बताता हूँ प्रैक्टिकली है कितना इसका। 93 में पनिशमेंट है, 1 सेकेंड, 7 years। चलिए इसको ऐसे, इसको मान लीजिए एक्स है, ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें देखो ये मैंने आपको ना इलस्ट्रेशन इससे समझाया है कि ना कि अगर हम अभी और टेक्निकलिटीज हो जाएंगे तो चीज़ें चेंज भी होंगी। अभी ये जो सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 9, ये कहता है कि अगर कोई एक्ट ऐसा है जो 2 डेफिनेशंस में फिट हो रहा हो, राइट, तो ऐसी स्थिति में जो पनिशमेंट उसको मिलेगा, शैल नॉट बी पनिश विद ए मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ दोज सच ऑफेंसेस। उन दोनों ऑफेंसेस में से जितना मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं होगा। ये नहीं कह रही कोर्ट कि उनमें से किसी एक में जो ज्यादा पनिशमेंट है उसको सर्च करोगे आप। इस यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस, कोर्ट कुड अवॉर्ड उनमें से किसी एक ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट हो सकता है उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगा उसको। अगर किसी ऑफेंस के लिए 7 years का पनिशमेंट है, किसी के लिए, दूसरे के लिए 10 years का है, 10 years का है, तो आप ये इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। 10 years हो गया, अब 10 + 7 नहीं कर सकते आप, इसको किसी एक के लिए करेंगे। देखिए ये रहा, देखिए एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस, एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस के लिए जितना अवॉर्ड कर सकते हैं, एक 7 कर सकते हैं, किसी में 10 कर सकते हैं। तो द ऑफेंडर शैल नॉट, लास्ट लाइन है ये, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद ए मोर सीवियर पनिशमेंट। समझे आप? हाँ है ना, बताइए पहले ये। तो मैंने आपको कराया है सेक्शन 9 की सब क्लोज 2 का ए पार्ट कवर कराया अभी। बोलो यस और नो। हाँ, इसमें कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं ये, नहीं हो कंफ्यूज, ये बताता हूँ। ये मैं हो गया, चलो जी। तो 2A भी हो गया हमारा। अब आ जाइए 2B पर। वेयर सेवरल एक्ट्स, वन और मोर देन several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense। यहां पर several acts हैं। देखो, जय माता की, एक मैंने पढ़ाया था अभी, ये था, इसको मत भूलना। देखिए जो क्लॉज 1 थी ना, क्लॉज 1 में था क्या, ओवरलैपिंग सा दिखता है ये। क्लॉज 1 में क्या था, व्हेन एनीथिंग इज एन ऑफेंस मेड ऑफ पार्ट्स। एक ऑफेंस है, उसके कई भाग हैं, ठीक है, और ये भाग भी अपने आप में ऑफेंसेस हैं अलग अलग। और उसी तरीके से आप पढ़ो, अब ये सेक्शन 2 की जो बी क्लॉज है, लगभग ये वही कह रही है, ये भी है वही बात, कि अगर कोई एक्ट ऐसा है, सेवरल एक्ट्स 1 2 3 ये मिलकर के बनाते हैं, अपने आप में एक ऑफेंस बनाते हैं, और जिन एक्ट से मिला है ये ऑफेंस बन रहा है वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए ये रुकिए, अभी इसका एग्जाम्पल देता हूं बढ़िया सा आपको, ताकि आपको समझ में आए। ए कमिट्स, ये आप लिख लीजिएगा इलस्ट्रेशन इसका। सेक्शन ये है आपका 9 सब क्लोज 2 सब क्लोज बी के लिए इलस्ट्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये रहा आपका ए
कमिट्स रॉबरी ऑन बी, तो एक ऑफेंस ये हो गया रॉबरी का, एंड इन डूइंग सो वॉलेंटरली कॉजेस हर्ट। नाउ यहां पर एक ऑफेंस रॉबरी का हुआ, एक ऑफेंस वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट का हुआ, दो। तो ये तो हो जाता है 323 आईपीसी में, ये होता है 390 आईपीसी में, और ये अपने आप में इन दोनों को मिला करके भी अपने आप में एक अलग से ऑफेंस बनता है, वो है 394। तो कोरस्पॉन्डिंग हम सेक्शन देख लेंगे उसमें, क्योंकि ये सेक्शन बीएनएस में दिया हुआ नहीं था, तो मैंने आपको सीआरपी से इंपोर्ट किया है। तो इसमें केवल आप सेक्शन को छोड़ दीजिए, रॉबरी अपने आप में एक ऑफेंस है, रॉब और कॉज वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट अपने आप में एक ऑफेंस है, लेकिन 394 जो आईपीसी में है वो अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है, सेपरेट पनिशमेंट है, कॉजिंग हर्ट while committing robbery. If someone causes hurt to someone while committing robbery, he shall be punished as per this. तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये वो सिचुएशन आ गई जिसके बारे में आपको सेक्शन 9 ये कहता है क्या, कि ऑफ several acts constitute a different offense of which one or more than one by itself constitute an offense. जो एक्ट्स हैं यानी कि कमिटिंग रॉबरी, कॉजिंग हर्ट, ये अपने आप में भी ऑफेंस है, ठीक, ये अपने आप में भी ऑफेंसेस हैं, और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं क्यूमुलेटिवली ये एक डिफरेंट ऑफेंस बनाते हैं व्हेन कंबाइंड, राइट। सो एक तो 3 ऑफेंस हो गए। तो ऐसे पोजीशन में जो पनिशमेंट का जो है, फिर वही ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद ए मोर सीवियर पनिशमेंट देन कुड बी अवॉर्डेड फॉर वन ऑफ द ऑफेंसेस। इन 3 ऑफेंसेस में से जो पनिशमेंट चुनेगी कोर्ट, मतलब मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दे सकती है, तो मैक्सिमम ऐसा नहीं सबका क्लब कर लेगी, राइट। तो जो एक ऑफेंस के लिए दिया जा सकता है उससे अधिक का नहीं देगी। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई है नहीं आई, जल्दी मुझे बताइए। ये सेम लाइन पढ़नी है, इसके लिए ये वाली मैं पढ़ा चुका आपको। ये द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद ए मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। हाँ है ना। तो 2 सिचुएशन हो गई। देखो इसको हम ऐसा करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपका कीमती समय लूँगा, इसको मैं गिव मी टाइम, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ इसके लिए। देखिए सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था डाउटफुल केस। डाउटफुल केस कब क्या था, उसमें क्या था, पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कई बार, वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस है, लेकिन कोर्ट यहां पे डाउटफुल थी। तो यहां पर क्या था, लोएस्ट पनिशमेंट दिया जाता है। जब डाउट हो, सेक्शन 10 से कई बार बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। सेक्शन 10 में वो सिचुएशन डील की गई है जब कन्विक्शन हो रहा है, लेकिन जज को लगता है कि इन 2 3 4 में से इसने कोई एक ऑफेंस तो किया है। तो भाई उस स्थिति में इफ यू आर इन डाउट देन यू विल हैव टू अवॉर्ड फॉर द लोएस्ट पनिशमेंट। इसके लिए सेक्शन 9 जो बात करता है, सेक्शन 9 ने जो डिस्कस किया है चीजों को, नंबर 1 सेक्शन 9 ये कहता है कि
ऑफेंस नंबर 1 कैटेगरी कौन सी है? मेड अप ऑफ पार्ट्स, कई पार्ट्स का मिलता है। और पार्ट भी कैसे हैं? पार्ट इटसेल्फ ऑफेंस है। जो बीटिंग वाला आया था 50 इलस्ट्रेशन आया था, इलस्ट्रेशन 50 बीटिंग्स वाला था ये आपका हो गया था 9 की क्लोज 1। फिर 9 की क्लोज 2 आई। ए पार्ट में क्या था? ऑफेंस 2 और मोर डेफिनेशंस में कवर होता है। बी में क्या है? बी पार्ट में क्या है? मेड अप ऑफ सेवरल एक्ट्स, सेवरल एक्ट्स हैं और वो इटसेल्फ ऑफेंस है और कंबाइंड जब होते हैं तो वो डिफरेंट ऑफेंस बनाते हैं। लेकिन इन दोनों के ही केस में फिर पनिशमेंट क्या होगा? ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं सारे। तो आपको अब आपको ये इन 9 इस तरीके से माइंड में फिट करना पड़ेगा कि 9(1), 9(2)A, 9(2)B और सेक्शन 10 में, क्योंकि इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होने की कोशिश हो जाती है इसमें कि इनके 9 में बताते हैं कि लिमिट क्या रहेगी। इन दोनों के केस में ये लिमिट रहेगी कि जितने भी ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट दे सकते हैं उनमें से किसी एक के मैक्सिमम पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ये रहा। ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट। जो अपराधी है उसको अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किससे अधिक नहीं दिया जाएगा? जो किसी एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस के लिए कोर्ट दे सकती है। कोर्ट जो अवॉर्ड कर सकती है इस वाले केस में 9(2)AB में किसी एक, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा ऑफेंस बन रहे हैं। ऑफेंसेस 2 और मोर ऑफेंसेस या तो दो या दो से अधिक डेफिनेशन में कवर हो रहा है, या फिर वो ऑफेंसेस ऐसे हैं अपने आप में कि अपने आप में भी ऑफेंस है और जब कंबाइन कर देते हैं तो फिर एक बिगर ऑफेंस बन जाता है। तो दोनों ही दशाओं में, दोनों ही स्थितियों में जो पनिशमेंट कोर्ट कर सकती है उसकी सीमा क्या होगी? उनमें से किसी एक ऑफेंस के लिए जितना पनिशमेंट कोर्ट दे सकती पावर है उससे ज्यादा कोर्ट अवॉर्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये कि कोर्ट इन दोनों तीनों के पनिशमेंट को कंबाइन नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? अब कर लेंगे हाँ या ना, बताइए मुझे बस। तो दिस इज ऑल अबाउट अ चैप्टर रिलेटिंग टू द पनिशमेंट। सेक्शन 4 to 13 मैंने कर दिया आपके लिए, एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर बांसुरी कह रही है 4 to 13 आपका हो गया प्रीलिम्स के लिए, मैंने पढ़ा दिया आपका। अब एक डाउट आ गया बांसुर, कैन यू गिव एन एग्जांपल हाउ कैन देयर बी ए डाउट अबाउट द ऑफेंस? यस, देयर मे बी डाउट कि वेदर इट इज द केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इट इज द केस ऑफ एक्सटॉर्शन और इट इज द अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, राइट? देयर मे बी डाउट कि वेदर इट इज द केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ये एक डाउट हो सकता है। और इट इज द केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34। तो देयर मे बी सेवरल डाउट्स समटाइम्स। Please read this flow chart which you made.
अब तुम दोबारा नहीं पढ़ सकता मैं रिया, इसको आप वीडियो में दोबारा देख लेना, समझो बात को, क्योंकि ये उस समय फ्लो में मुझे खुद ही नहीं समझ में आएगा मैंने कहाँ पे क्या लिखा था अभी, क्योंकि शॉर्ट में लिखता हूँ, बोलता रहता हूँ, शॉर्ट में लिखता रहता हूँ, जैसे आप लोग करते हो। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो से देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 to 13। कर लोगे रिया? अब मैं फिर इसका एक पार्ट रह गया अभी कुछ, ये लगभग समाप्ति की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो आई वुड लाइक, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर मैंने कल क्लास ली तो। कल क्लास तो होगी, या तो रोहित सर लेंगे या मैं लूँगा, तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड। बस ये दिस इज टूवर्ड्स एंड नाउ, 1 या 2 क्लास और बचेंगी जो कराऊंगा मैं, ठीक, बस मैक्सिमम, ठीक है साहब। और फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई बुक शुरू होगी बहुत जल्दी शॉर्टली, BNSS, एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट। कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए, अदरवाइज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बताया उतना बहुत करा दिया, काफ़ी डिटेल में करा दिया इसको भी। पहले नहीं पढ़ाया था मैंने, ये सारे सेक्शन पहले नहीं पढ़ाए थे पिछले वाले बैच को। ओके बाय बाय। नहीं है क्वेरी तो कोई? रिया इतना याद रखो, सेक्शन 10 डाउटफुल लोएस्ट पनिशमेंट, बस इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 शब्द याद करो तुम्हारा काम हो जाएगा, बस क्यों ज़्यादा परेशान होना फिर, ठीक ना। हमारे मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में 2-3 शब्दों पे क्वेश्चन हो जाना अपना, क्यों परेशान होना इतना ज़्यादा इसमें। बात समझ में आ रही है? कभी ऐसा फंस जाओ कहीं पर आपको लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग हर लगाया जाए, जो मेन वर्ड्स होते हैं उसी पे फोकस करो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा कई जगह होता है, कई बार होता है ऐसा, तो कई बार हमें रट के निकलना पड़ता है, कई बार हाईलाइट करके निकलना पड़ता है, कई बार कीवर्ड को एसोसिएट करना पड़ता है। मैं फिर आपको कहानी सुना देता हूँ, हालांकि पहले बार कुछ लोगों ने सुनी होगी तो बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। एक व्यक्ति की लॉटरी लगी और अचानक वो अमीर हो गया। उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा अमीरी का राज? उसने कहा मेरी लॉटरी लगी है। और लॉटरी कैसे लगी तुम्हारी? उसने कहा भाई साहब मैंने ना 30 नंबर का टिकट लिया। 30 नंबर का टिकट कैसे लिया कि मेरे सपनों में 999 3 बार आया, मैंने इनको ऐड किया तो 30 आया, मैंने ले लिया। तो उन्होंने कहा इन तीनों को ऐड करेंगे तो 27 होता है, तू पागल है? कह पागल हो गए तुम, मेरी लॉटरी तो निकल गई। ऐसे ही निकली मेरी लॉटरी तो कई बार हमें लॉजिक के साथ नहीं, हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बासुरी बताया, सेक्शन 10 में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ध्यान रखिए, डाउटफुल, वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, लोएस्ट पनिशमेंट, बस बात समझ में आ गई। तो तुम्हारा ये 999 30 हो गया, लॉटरी लगाने के लिए पर्याप्त है। ये ट्रिक आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी ऐसा होता है तो। ओके बाय बाय। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।